यूनानी साहित्य का उल्लेख करेंगे कि किस तरीके से यूनानी या ग्रीक यूनानी इतिहासकारों या लेखकों की भारतीय इतिहास लेखन में क्या भूमिका है, किस तरीके से भूमिका है और उनमें चुनौतियां क्या क्या है। इन सभी विषयों के ऊपर पूर्ण रूप से परिचर्चा हम इस वीडियो में गहराई के साथ विभिन्न अलग अलग चरण अलग अलग विषयों के ऊपर परिचर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरीके से भारतीय इतिहास लेखन में विदेशी विवरण के तहत यूनानी इतिहासकारों की भूमिका रही। इस वीडियो लेक्चर में हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि सिकंदर के पूर्व कौन कौन इतिहासकार यूनानी थे जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या उनके इतिहास के विभिन्न प्रकार के टॉपिक को हम भारत के इतिहास लेखन में शामिल करते हैं। साथ ही जो कि यूनानी आक्रमण के इतिहास में सिकंदर या अलेक्जेंडर का बहुत अधिक योगदान था, तो अलेक्जेंडर के समय कौन कौन से इतिहासकार थे जो अलेक्जेंडर के साथ आए, जैसे नियार्कस, ओनेसिक्रेटस आदि। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सिकंदर के बाद कौन कौन इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास लेखन को बहुत गहराई से प्रभावित किया, या उनके इतिहास के अंशों को हम भारतीय इतिहास में बहुत गंभीरता से स्वीकार करते हैं, जिसमें मेगस्थनीज की इंडिका जैसे ग्रंथ शामिल है। आइए हम यूनानी इतिहास के भारतीय इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। विदेशी विवरण। भारतीय सामग्री या भारतीय इतिहास लेखन के अतिरिक्त हमारे इतिहास की कुछ अभारतीय या भारत के बाहर की सामग्री भी प्राप्त होती है, जिससे इतिहास संबंधी अनेकानेक महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमारी सूचना बढ़ती है, या सूचना का हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ये सामग्री के तहत उत्साही यात्रियों, धर्मनिष्ठ तथा भ्रमणशील विद्यार्थियों एवं विदेशी इतिहासकारों की रचनाओं को शामिल किया जाता है, इसीलिए इन्हें विदेशी विवरण की संज्ञा दी जाती है। विदेशी विवरण का महत्व भारतीय इतिहास का तिथि क्रम अध्ययन करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में भारतीय सामग्री की कमी की पूर्ति करने वाले ये विदेशी विवरण ही है। जहाँ पर हिंदू, जैन, बौद्ध ग्रंथ मौन हो जाते हैं, वहाँ पर विदेशी विवरण ही इतिहासकार को कुछ प्रकाश दे पाते हैं, और इतिहासकार एक हल्की सी रोशनी के माध्यम से इतिहास की गुफा के अंधेरे को खोलकर एक पाठक के सामने अतीत के कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को और अतीत की भारतीय संस्कृति व समाज व राजनीति के दर्शन को समक्ष रखने का प्रयास करता है, जिसके तहत जहां पर हिंदू, जैन, बौद्ध ग्रंथों में जो कमियां हैं या जहां पर उनका संकेत खत्म हो जाते हैं, वहां पर हमें विदेशी विवरण के माध्यम से सूचना मिलती है। विदेशी विवरणों के संबंध में एक बात प्रारंभ से उल्लेखनीय है कि इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। यूनानी, रोमन, चीनी, तिब्बती आदि भारतीय परंपरा से प्रायः अपरिचित थी। उनमें से बहुत को हमारी भाषा का भी ज्ञान नहीं था। ऐसी स्थिति में इनकी रचनाओं या विवरणों में कुछ भ्रांति स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है। कहने का मतलब यह है कि तत्कालिक समय में जो इतिहासकार या जो यात्री भारत आए, उनकी अपनी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस थी, और उस लिमिटेशन के पीछे उनके व्यक्तिगत कारक नहीं, अपितु भौगोलिक, सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की परंपराओं, भाषा, रीति रिवाज, लेखन, लिपि आदि में अलग अलग चीजें थी, और समाज के स्तर पर भिन्नता थी, जिनके कारण उनके इतिहास लेखन में हमें कुछ कमी या भिन्नता दिखाई देती है। इसको हमें बारीकी से अध्ययन करके ही उनके विवरण को ध्यान में रखना चाहिए। विदेशी विवरणों के तहत टेरियस विचित्र रीति रिवाजों की तालिका देता है, तो फायान तथा हैंसांग को हर मंदिर, बौद्ध विहार दिख पड़ता है, पर इन सीमाओं के होते हुए भी हम विदेशियों के विवरण को कम करके तो नहीं आंक सकते। हम भारतीय इतिहास के साधनों का उल्लेख करते समय विदेशी विवरणों को इसलिए और अधिक महत्व देते हैं कि उनमें से कुछ तो राजदूत के रूप में आए, जो प्रायः उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। स्वतंत्र पर्यटकों की लगन और उनका उत्साह भी सराहनीय है।
ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि विदेशी विवरण या विदेशी इतिहासकारों की भूमिका कुछ जगह हमें संदिग्ध तो दिखाई देती है, लेकिन उनकी भूमिका भारतीय इतिहास के कालखंडों की रचना करने में आज भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस विवरण के तहत विदेशी इतिहासकारों के तहत हम यूनानी इतिहासकारों के महत्व को समझेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम चीनी इतिहासकारों की भूमिका के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। यूनानी विवरणों को हमने अपनी सुविधा के अनुसार या समझ के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, सिकंदर के पूर्व आने वाले इतिहासकार या सिकंदर के पहले के इतिहासकारों की क्या भूमिका रही, सिकंदर के समय जो इतिहासकार भारत में आए उनकी क्या भूमिका रही, और सिकंदर के बाद आने वाले इतिहासकारों की क्या भूमिका रही। तो इस तरीके से हम यूनानी इतिहास लेखन को 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम क्रम से शुरुआत करते हैं। सिकंदर के पूर्व के लेखक। सिकंदर के पूर्व के यूनानी इतिहासकारों में स्काइलैक्स का नाम आता है, हिकेटियस का नाम आता है, मिलेटस का नाम आता है, इतिहास के जनक हेरोडोटस जिनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी उनका नाम आता है, एवं केसियस का नाम आता है। स्काइलैक्स तो एक यूनानी सैनिक था जो फारस के सम्राट दारा के आदेशानुसार सिंधु नदी, जिसे तत्कालिक समय में इंडस कहा गया, का पता लगाने के लिए भारत आया था। अतः यूनानी सैनिक स्काइलैक्स ने अपनी यात्रा का विवरण तैयार किया, किंतु उसकी जानकारी विशेषकर सिंधु घाटी तक ही सीमित थी। सिंधु नदी घाटी के निकटवर्ती क्षेत्रों के बारे में ही जानकारी देता है। इस परंपरा का दूसरा नाम आता है हिकेटियस मिलेटस, जिसका लगभग समय 549 से 496 ईसा पूर्व है। इसका ज्ञान भी सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित था। इस परंपरा के लेखक में हेरोडोटस का स्थान है। उसे इतिहास का जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। भारत की जानकारी हमें उसकी प्रसिद्ध पुस्तक या महत्वपूर्ण रचना हिस्टोरिका के रूप में मिलती है। इतिहास के विद्यार्थी के रूप में यह हमें सबको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, एंड देन ओनली आंसर इज हेरोडोटस, एंड उनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका, जो भारत के बारे में या फिर सिंध प्रांत के बारे में हमारी जानकारी देती है। केसियस यूनान का राजवैद्य या यूनानी डॉक्टर था। उसने भी भारत के विषय में लिखा, किंतु प्रामाणिकता की दृष्टि से उसकी अधिकांश सामग्री संदेहास्पद है या उसके ऊपर संदेह है। सिकंदर के पूर्व के उपयुक्त लेखकों के विवरण में अक्षर से सत्य और विश्वसनीय नहीं है, किंतु इन विवरणों को अन्य शास्त्रों के द्वारा या अन्य ग्रंथों के द्वारा प्रमाणिक बनाकर निश्चित रूप से बहुत सारे लाभ के या बहुत सारे महत्वपूर्ण विवरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः सिकंदर के पूर्व के लेखकों में हमारे पास कुछ नाम हैं, लेकिन उनकी रचनाओं में हमें सीमित मात्रा से ही जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में सिकंदर के समय के काल के लेखकों के बारे में हम अब परिचर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास की सामग्री के अन्वेषण के क्षणों में सिकंदर की स्मृति आ जाती है। सिकंदर के साथ कुछ ऐसे उत्साही व्यक्ति आए जिन्होंने अपनी यात्रा के वृतांत को लिपिबद्ध या लेखन के माध्यम से आने वाले कालखंड के लोगों के लिए समर्पित कर दिया। इन लेखकों में एरिस्टोबुलस, निआर्क्स, चारस, यूमेनिस आदि का नाम प्रसिद्ध आता है। इन लेखकों ने सिकंदर के आक्रमण का लगभग सजीव चित्रण किया, क्योंकि ये उस आक्रमण का एक हिस्सा बनकर आए थे। अतः उसकी एक लाइव कमेंट्री इन्होंने अपने दस्तावेजों में दर्ज करी। यद्यपि इनके ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध तो नहीं हैं, किंतु परवर्ती लेखकों ने इनके ग्रंथों के उदाहरणों को या एग्जाम्पल्स को अपने ग्रंथों की रचना में स्थान दिया। उनसे ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त रूप से मिलती है। इस दृष्टि से इन लेखकों का बहुत अधिक महत्व निश्चित रूप से है। सिकंदर के बाद सिकंदर के भारत लौट जाने के पश्चात बहुत से यूनानी लेखक, राजदूत, यात्री भारत आए। कुछ लेखकों ने सिकंदर के अनुयायियों के आधार पर ही ग्रंथों की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। इन लेखकों में मेगस्थनीज, प्लेनी, टॉलमी,
डायमेकस, डायोडारस, प्लूटार्क, एरियन, कार्टियस, जस्टिन, स्ट्रैबो आदि बहुत सारे नाम आते हैं, जिनमें इन सब की भूमिका अलग अलग राजवंशों के या अलग अलग कालखंडों में की गई यात्रा या इनके दी गई सूचना उन राजवंशों के इतिहास की, राजनीति को, समाज को, धर्म को, दर्शन को समझने में हमारी मदद करती है। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत के रूप में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज कुछ दिनों तक, लगभग कह सकते हैं, जो हमें इंडिका को गंभीरता से अध्ययन करने पर पता चलता है कि 6 वर्ष तक पाटलिपुत्र में निवास करके वापस लौट गया था। उसने भारत की तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक विषय में बहुत कुछ लिखा। यद्यपि उसकी मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं है, किंतु अन्य ग्रंथों में मेगस्थनीज की इंडिका व्यापक रूप से बार बार चर्चा की गई है, जिससे पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के सहारे कतिपय यूनानी और रोम लेखकों ने भारतवर्ष का वर्णन किया। वस्तुतः हम एक नज़र से देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 2 महत्वपूर्ण लेखक थे। एक तो था चाणक्य, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र थी। दूसरा था मेगस्थनीज, समकालीन या समानांतर रूप से जो हमें जानकारी देता है। इस तरीके से हम मौर्यकालीन इतिहास की रचना में वस्तुतः चाहे सामाजिक विषय हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीति हो, प्रशासन हो, इन सब विषय में हम 2 जगह से सूचना प्राप्त करते हैं। एक मेगस्थनीज की इंडिका, दूसरा चाणक्य की अर्थशास्त्र, और इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बहुत से विषयों पर दोनों में ठीक ठाक मात्रा में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये अंतर ही हमारे इतिहास को समृद्ध बनाता है। राजदूत के रूप में दूसरा व्यक्ति डायमेकस भारत आया था। यह सीरिया के राज दरबार से आया था और बिंदुसार के दरबार में कुछ दिनों या कुछ महीनों तक रहा। इस प्रकार डायनेसिस भी राजदूत के रूप में भारत आया। उपयुक्त दोनों लेखकों के मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, इनके परवर्ती लेखकों ने इनके नाम का उल्लेख किया, साथ ही इनके विवरण का भी अपने ग्रंथों में प्रयोग किया, जिसके आधार पर कुछ जाना जा सकता है। निश्चित रूप से अन्य यूनानी लेखकों में केवल नाम तक ही गिनाए जा सकते हैं, क्योंकि उनके विवरण में ऐसी कोई विशेष ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है। जो यात्री भारत के जिस कोने में पहुंच गया, उसने उस आधार पर संपूर्ण भारत की भूमिका का चित्रण करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। टॉलमी एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक है, जिसकी दृष्टिकोण और जानकारी पर्याप्त रूप से ऐतिहासिक है, जिसमें इतिहास की काल घटना एवं उसको तथ्यात्मक रूप से लिखने का उसने प्रयास किया। और टॉलमी की रचना थी ज्योग्राफी या भूगोल से संबंधित पुस्तक है। टॉलमी का दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक था, अतः इसके विवरण में सत्य का अंश सर्वाधिक दिखाई देता है। यद्यपि भारत के भूगोल और उसके मानचित्र का ठीक ठाक विचार टॉलमी के मस्तिष्क में नहीं आया था, तथापि उसका प्रयास पूर्णतः असफल नहीं माना जा सकता। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का एक नक्शा टॉलमी की पुस्तक ज्योग्राफी में मिलता है। हालांकि ये नक्शा सत्य से काफी दूर है, लेकिन उसके द्वारा किया गया प्रयास एक महत्वपूर्ण बिंदु है। टॉलमी के बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है प्लिनी का, जिसने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री लिखी और बहुत अधिक इसका महत्व है। भारतवर्ष के पशुओं, पौधों, खनिज पदार्थों का उल्लेख इस पुस्तक की रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। वस्तुतः प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री मौर्योत्तर भारत के बारे में, विशेषकर मौर्योत्तर भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में व्यापक जानकारी देती है कि किस प्रकार इस काल में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्यात आयात होता था और रोम के व्यापार में किस तरीके से भारत को अधिशेषता या भारत की भूमिका बढ़ी हुई नजर आ रही थी, और इस कारण प्लिनी ने दुख भी प्रकट किया है। एरियन भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। भारत पर मकदूनिया के विजेता के आक्रमण के विषय में कोई भी भारतीय ग्रंथ प्रकाश नहीं डालता। ऐसी अवस्था में यदि उपयुक्त लेखकों ने अपनी पुस्तकों की रचना न की गई होती, तो सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर के आक्रमणों की हमें जानकारी ही नहीं मिलती। इस तरह इनकी उपयोगिता निश्चित रूप से निर्विवाद हो सकती है या निर्विवाद माननी चाहिए। कार्टियस, जस्टिन, स्ट्रैबो की देन को भी भारत को नहीं भूलना चाहिए। इनके विवरण में चाहे जितनी अतिरंजना या
एक शासक के या अपने शासकों के प्रति अधिक इनका झुकाव दिखाई देता है, लेकिन वे हमारे लिए इतिहास के अनसुलझे प्रश्नों को सुलझाने में उनकी भूमिका है सहायक के रूप में, और कहीं कहीं पर वे अतिरिक्त सूचना देते हैं इतिहास को समझने में। एक अज्ञात लेखक के रूप में एक पुस्तक आती है एरिथ्रियन सागर का पेरिप्लस, अर्थात पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करती है। भारतीय वाणिज्य व्यापार पर इसका बहुत अधिक प्रभाव है, जो संभवतः अन्य किसी साधन से न प्राप्त होता। मिस्र के प्लूस्टस की पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स का भी उतना ही महत्व है। इस पुस्तक की रचना काल 547 ईसा पूर्व है। वस्तुतः एरिथ्रियन सागर की पुस्तक एवं क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स दोनों ही हमें भारत के प्राचीन काल में आर्थिक रूप से प्रगति या व्यापार वाणिज्य के भारत के पक्ष की तरफ झुकाव एवं भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में पर्याप्त बोध कराती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत बहुत अलग अलग बिंदुओं के तहत ये समझने का प्रयास किया कि भारतीय इतिहास लेखन में किस तरीके से यूनानी इतिहासकारों की भूमिका है, जिसमें मुख्य रूप से हमने 3 तरीके से देखा: सिकंदर से पूर्व के इतिहासकार, सिकंदर के समकालीन इतिहासकार और सिकंदर के बाद के इतिहासकार। निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन में विदेशी इतिहासकारों, विशेषकर यूनानी इतिहासकारों की भूमिका निर्विवाद रूप से बहुत अधिक है, लेकिन इनका अध्ययन करते समय हमें तार्किक रूप से अंतर करना चाहिए। थैंक यू सो मच।